मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, जो आपके जेपीएससी फर्स्ट पेपर के क्लासेस हो रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज जो है विविध सेक्शन जो 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि उसके लिए आपके पास 30 मार्क्स निर्धारित हैं, ठीक है। और वो है सेक्शन यूएनओ एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है जो भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिससे पिछले वर्षों में अलग अलग आयोगों में प्रश्न आया करते हैं, उन सभी का कलेक्शन मैंने अच्छी तरह से कर दिया है। यह क्लास जो है आपके लिए अत्यंत लाभदायक होने वाला है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। निश्चित रूप से आप लोग जो है इस क्लास को अच्छी तरह से कीजिए और नोट जरूर बनाते जाइए, और जो भी मैं टेस्ट ले रहा हूँ उस टेस्ट को जरूर दीजिए, उससे बहुत लाभ होगा। क्लियर। टेस्ट रेगुलर चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो सपना आपने देखा है आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने के बाद लगेगा आपको कि एक छोटा छोटा टॉपिक के लिए इतना डिटेल इस चैनल पर क्यों पढ़ाया जाता है। तो इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आप जो एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं वो सिविल सेवा है, ठीक है। एक क्लर्क और प्यून का परीक्षा नहीं है। चाहे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस का एग्ज़ाम हो या जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, सब का लेवल जो है लगभग बराबर है। क्लियर। और यहाँ पर आपको गहरा नॉलेज के साथ साथ विश्लेषण क्षमता भी होनी चाहिए और व्यापक नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। बस सिंपली आप किसी भी टॉपिक को आप सिंपली नहीं ले सकते हैं, उसको गहराई में आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने बड़ा सपना देखा है तो मेहनत भी तो उतना ही लगेगा ना, परिश्रम भी उतना ही लगेगा। और सरकारी नौकरी है ये, ठीक है। और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले मुख्य रूप से मिडिल क्लास के लोग होते हैं, क्योंकि लोअर क्लास के लोग जो हैं साहस ही नहीं कर पाते हैं। आजकल के खर्चीले जो आपके कोचिंग्स हैं, साधन हैं, किताब पुस्तकों के जितने मूल्य हैं वो भी साहस नहीं कर पाते हैं। और हायर सोसाइटी के लोगों के लिए ज़रूरत ही नहीं होती, उनके पास इतना कैपिटल होता है कि वो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ टेंशन क्यों लेने को आए, ठीक है। तो निश्चित रूप से 99% मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और कुछ लोअर क्लास से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सपना देखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए आपको दिन रात एक भी करना होगा। केवल सपना देखने से कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। बनारस के थे गोविंद जायसवाल, उनके पिता नारायण जायसवाल जो थे वो रिक्शा चालक थे। जब बचपन में गोविंद जायसवाल खेल रहे थे अपने मोहल्ले में, तो जो तथाकथित हायर सोसाइटी वालों के बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चे तो भेदभाव नहीं जानते हैं, कौन रिक्शा चालक का बेटा है और कौन डीसी का बेटा है, कौन मुख्यमंत्री का बेटा है, उसको बस खेलना है और आनंद लेना है। तो वो भी रिक्शा चालक के बेटे के साथ खेल रहा था, लेकिन उसके पिता को शायद पसंद नहीं आया। वो खेलते खेलते उसके घर चले गए गोविंद जायसवाल। तो वहाँ पर उन्हें काफ़ी डांट पड़ी, अपमान सहना पड़ा कि एक रिक्शा चालक का बेटा होते हुए इस घर में तुम कैसे आ गए, ठीक है। ये बात उनके मन में चुभ गई और उनको लगा कि मैं ऐसा कुछ करूँगा जिससे मुझे सम्मान मिल सके। लेकिन क्योंकि ये देखिए समाज का नियम है, आपको कोई सम्मान नहीं देगा, ठीक है। आपके सक्सेस को सम्मान देगा, आपके पद को सम्मान दिया जाता है, आपको कोई सम्मान नहीं देता है। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको सम्मान मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए हमेशा सफल होने का प्रयास कीजिए जिस भी क्षेत्र में आप चाहते हैं। तो उनको भी चुभ गई यह बात और उन्होंने डिसीजन ले लिया कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे समाज में सम्मान मिले। वो उसी समय से उनके पास ऑप्शंस तो था नहीं, कैपिटल था नहीं। जिस ढंग से मिडिल क्लास के लोगों के पास भी कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। जो भी मनी जमा होता है वो भी खर्च करने में वो डरते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है सरकारी नौकरी, जहाँ बिना इन्वेस्ट का आप एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए मेरिट और मेहनत, ठीक है। तब उन्होंने भी डिसीजन ले लिया कि अच्छी तरह से पढ़ना है, यही हमारे पास एक और एकमात्र रास्ता है, क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं कि कोई बड़ा बिजनेस कर सकें, बहुत ज़्यादा इनकम कर सकें और परिवार को सम्मानजनक जीवन दे सकें। अभी पढ़ते हैं, फिर देखा जाएगा बाद में क्या होता है। पढ़ने के दौरान वो पता भी करते रहे। समय के साथ उन्हें पता चला कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा चीज़ है जिससे मान सम्मान, पैसा सब कुछ मिल सकता है, ठीक है। साथ में देश राज्य की सेवा का मौका भी मिल सकता है।
इसलिए उन्होंने एक तरह से ठान लिया। बैचलर करने के बाद जब पैसे की कमी पड़ रही थी तो उनके पिता को भी उन्होंने अच्छी तरह समझा दिया कि हमको एनी हाउ वही करना है। तो पुश्तैनी ज़मीन उन्होंने 30-40 हज़ार में उनके पिता ने बेच दिया, उनको भेज दिया दिल्ली की तैयारी करने को, चले जाओ, ठीक है। वो भी ईमानदारी से पढ़ने लगे और वहाँ पर फिर भी पैसे की कमी हुई तो मैथ्स वगैरह के ट्यूशन देने लगे और ईश्वर की कृपा उन पर रही, उनका मेहनत का प्रतिफल रहा कि वे अंतिम रूप से सफल हो गए और आईएएस बनने में कामयाब रहे, ठीक है। उनका नाम था गोविंद जायसवाल। तो इन परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति आपका आईएएस जैसे एग्ज़ाम को निकाल सकता है, वो तो मिडिल सोसाइटी के भी नहीं थे, लोअर सोसाइटी के थे, फिर भी उन्होंने यह सफलता प्राप्त की, ठीक है। तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए जेपीएससी को अगर आपने टारगेट किया है तो भरपूर मेहनत कीजिए। सारा मटेरियल्स प्लेलिस्ट आपका लगभग जेपीएससी पेपर 2 का तैयार हो चुका है। 80+ क्वेश्चंस उस प्लेलिस्ट से आ जाएंगे। जेपीएससी पेपर 1 का जो है आपका प्लेलिस्ट तैयार हो रहा है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह केवल बचे हुए हैं और इकोनॉमिक्स का कुछ सेक्शन बचा हुआ है। 4 सेक्शन यहाँ बचा हुआ है आज के क्लास के बाद, वो भी जल्दी ही फिनिश हो जाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग मेहनत कीजिए और टेस्ट दीजिए, क्लासेस आपके जारी रहेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, मेंस की क्लासेस के बारे में बात कर रहे थे। तो मेंस की क्लासेस का मैंने टारगेट किया है कि जुलाई से मैं शुरू करूँगा। अभी प्रीलिम्स को फिनिश कर देना उचित रहेगा क्योंकि बहुत लोगों को जेपीएससी पेपर 1 में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। जेपीएससी पेपर 2 तो मैं लगभग समाप्त करा चुका हूं, केवल झारखंड की नीतियां और योजनाएं बाकी हैं। और जो लास्ट में झारखंड समान ज्ञान 6-7 प्रश्न का है, तो जो मैं टेस्ट ले रहा हूं वो इससे कवर हो जाएगा। झारखंड का इतिहास का इसलिए मैं टेस्ट ले रहा हूं क्योंकि झारखंड का भूगोल तो पढ़ा रहा हूं, ये पीटी और मेंस दोनों के लिए होगा। और झारखंड का इतिहास का जो टेस्ट होने जा रहा है आपका, तो ये झारखंड के इतिहास को पूरा कवर कर देगा। झारखंड के इतिहास को, पॉलिटी को, ठीक है, सामान्य ज्ञान को, ज्योग्राफी भी इसमें आएगा। सारा टेस्ट जो है आपका, ये जो है आपका कवर कर देगा पूरी तरह से झारखंड का। ये काफ़ी स्टैंडर्ड जेपीएससी जेएसएससी में जैसा आता है उसी ढंग का क्वेश्चन मैं सेट कर रहा हूँ। आप लोग बस इसका लाभ उठाइए और ईमानदारी से लाभ उठाइए, मेहनत करके टेस्ट दीजिए, अन्यथा टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टेस्ट देना है, अधिकांश नहीं बना, फिर उत्तर देख रहे हैं, उससे अच्छा नहीं दीजिए, है ना। आगे पढ़ लीजिए, देख लीजिए, क्वेश्चन को एक नज़र देख सकते हैं कि किस टॉपिक से है, ठीक है। फिर उस सारे टॉपिक्स को किसी भी अच्छी बुक से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आकर के टेस्ट को अटैम्प्ट लीजिए। 2, 4, 5 नहीं बनता है तो फिर उत्तर से मिला लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास करते हैं हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें जो स्पेशली मैंने केयर किया है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर, क्लियर, क्योंकि उसको अलग से लिखा है, इसलिए उसके हर पक्ष को मैंने विकास को समझा दिया है और उसके अंग अभिकरण जो भी हैं हर चीज़ को मैंने लिख दिया है। सेकेंड राउंड में जितने भी संगठन हैं विश्व के, उसको मैंने टारगेट कर लिया है, उसके मुख्यालय स्थापना को विशेष रूप से, और जो बहुत इम्पोर्टेंट कुछ संगठन हैं उनके हेड को भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। वो डायरेक्टर जनरल हो सकते हैं, महासचिव हो सकते हैं। कुछ संगठनों में जहां मुझे ज़रूरी लगा सदस्य देशों के नाम को भी लिख दिया है, सदस्य देशों की संख्या को भी लिख दिया है, ठीक है। जेनेवा को हमेशा याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मामले में। जेनेवा में बहुत सारा जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा जो है मुख्यालय हेड क्वार्टर्स है। तो जेनेवा में जो हेड क्वार्टर्स हैं उसको स्पेशली टारगेट कर लीजिएगा। कहा जाता है कि जब कुछ नहीं समझ में आए कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पूछा गया, हेड क्वार्टर पूछा गया है, तो जेनेवा को उत्तर मार दीजिए, सही हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको जो है मैं पूरी कलेक्शन दे रहा हूँ, आप बस अच्छी तरह से कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग जो है इसको कंप्लीट कीजिए पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, और अगला क्लास जो आपका होगा झारखंड का भूगोल और हिंदी से रिलेटेड होगा। रवि कुमार, फिर से एक बार स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके कुल मेंबर जो हैं वर्तमान में 193 हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उस समय विल्सन थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास को अगर देखते हैं तो 12 जून 1941 को मित्र राष्ट्र में शामिल थे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस की बैठक लंदन में हुई और यहीं पर जारी किया गया लंदन घोषणा पत्र। उसके बाद उसी वर्ष 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर हुए। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल का महत्वपूर्ण योगदान था। 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक महासागर में युद्ध पोत पर इस समझौते पर हस्ताक्षर हुई थी और इसी युद्ध पोत से अटलांटिक घोषणा की गई थी, इसलिए इसे अटलांटिक का नाम दिया गया है। और अटलांटिक घोषणा को ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ का जन्मदाता माना जाता है। इसके बाद 1942 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा हुई। यह 1 जनवरी 1942 को हुआ। इसमें 26 राष्ट्र शामिल थे इस घोषणा में और ये स्थान था वाशिंगटन का। इसमें अटलांटिक चार्टर को स्वीकार कर लिया गया। क्लियर? जो अटलांटिक में रूजवेल्ट और चर्चिल के बीच हुआ था उससे स्वीकार कर लिया गया। फिर 4 नंबर में देखिए मास्को घोषणा हुई 30 अक्टूबर 1943 को। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हैं शामिल हुए थे। और यहाँ पर जो है यूएनओ की प्रारंभिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रारंभिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। 5वें नंबर में देखिए उसके बाद अगला चरण था ईरान का तेहरान घोषणा। 1 दिसंबर 1943 को एक घोषणा हुआ है। यूएनओ के गठन की ओर यह एक और कदम था। ठीक है। 6 नंबर आइए डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन 1944। यह 7 अक्टूबर 1944 को वाशिंगटन में हुआ था। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन शामिल हुए थे। इसमें जो है अंतिम रूपरेखा जारी कर दी गई संयुक्त राष्ट्र संघ की। उसके बाद हुआ 1945 में 11 फरवरी 1945 को याल्टा सम्मेलन और यूएनओ के सुरक्षा परिषद के गठन पर सहमति हुई, जो सबसे खतरनाक इसका पार्ट है, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी मेंबर्स होते हैं। उसी सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल का गठन कहाँ हुआ था प्रश्न आता है तो उसका होगा याल्टा सम्मेलन 1945। उसके बाद 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ जो 26 जून को हुआ, 26 जून 1945 को। और ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का इसलिए महत्व है क्योंकि यहीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ चार्टर बना था। 10 फरवरी 1946 को लंदन में इस यूएनओ चार्टर को स्वीकृति प्रदान कर दी गई और 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अस्तित्व में आया। चार्टर का अर्थ होता है कि जो भी यूएनओ में अलग अलग प्रावधान होने थे, अलग अलग जो आर्टिकल थे, उन सभी का विवरण उसमें था और उसे स्वीकृति मिला है लंदन में। और चार्टर बना है सैन फ्रांसिस्को में 1945 में, स्वीकृति मिला है लंदन में 1946 में। अब यूएनओ चार्टर के बारे में हल्का फुल्का जान लीजिए। इसमें कुल 111 अनुच्छेद हैं और कुल 19 अध्याय हैं और इसके मूल प्रति जो है अमेरिका के राष्ट्रीय पूरा लेखागार में सुरक्षित है। मूल प्रति कहाँ है तो अमेरिका के राष्ट्रीय पूरा लेखागार में। यूएनओ का सदस्य अगर किसी भी देश को बनना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि महासभा के 2/3 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक 3 में से 2 सदस्य। और सुरक्षा परिषदों के सदस्यों का भी बहुमत से सहमति होना चाहिए। जो 15 सदस्य होता है सुरक्षा परिषद, उसका भी सहमति होना चाहिए। और महासभा जिसमें सारे देश अपने आप मेंबर हो जाते हैं जैसे ही उस सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो उसका 2/3। क्लियर? 11 नंबर आ जाइए। यूएनओ के कुल वर्तमान में अगर देखा जाए तो 193 मेंबर्स हैं। 1971 में ताइवान की जगह चीन को सदस्य बनाया गया, यानी कि ताइवान की मान्यता एक तरह समाप्त कर दी थी यूएनओ ने। और वेटिकन और फिलिस्तीन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। आज देख रहे हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लड़ाई है, लेकिन फिलिस्तीन को कौन सा दर्जा प्राप्त है? पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, वो कंप्लीट सदस्य नहीं है। इसका जो अंतिम सदस्य है यूएनओ का, इम्पोर्टेंट है, 11 जुलाई 2011 को अंतिम बार विस्तार हुआ था और यह दक्षिण सूडान है। यूएनओ से किसी भी सदस्य का निष्कासन सुरक्षा परिषद की सलाह पर सुरक्षा परिषद के द्वारा, यानी कि सलाह कौन देगा? महासभा। निष्कासित कौन करेगा? सुरक्षा परिषद। आइए 13 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा। देखिए मुख्य रूप से जो इसकी भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी और स्पेनिश है, यानी कि 5 भाषाएं हैं। लेकिन महासभा, सुरक्षा परिषद और एक आपका अंग है उसका यूएनओ का, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, यूकोसोक।
इसके लिए अरबी भाषा को भी मान्यता दी गई है। क्लियर? 5 भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज जो है 2 जैतून शाखा के बीच विश्व के मानचित्र को उसमें दिखाया गया है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग जो हैं 6 हैं, 6 हैं। यूएनओ चार्टर के अध्याय 3 के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 हैं। अनुच्छेड 7 अध्याय 3 ए नंबर में है महासभा जनरल असेंबली, बी नंबर में सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, सी नंबर में सचिवालय सेक्रेटरीट, डी नंबर में आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक, ई नंबर में न्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल और एफ नंबर में न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको अच्छी तरह से सारा 6 को याद कर लीजिएगा। इससे पहले हम लोग चलिए महासभा पर बात करते हैं, जिसे जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उनका भी कहा जाता है। ये विश्व की सबसे छोटी बड़ी संसद भी इसे कही जाती है, बड़ी संसद। क्लियर? प्रत्येक देश को एक मत का अधिकार होता है और प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं। इसका अर्थ नहीं कि 5 मत हो जाएगा, प्रतिनिधि 5 रहेंगे, कोई भी एक प्रतिनिधि जो है एक मत देगा एक देश की ओर से। सितंबर के तीसरे मंगलवार को प्रत्येक वर्ष न्यूयॉर्क में बैठक शुरू होती है यूएनओ की जनरल असेंबली की, और ये लगभग दिसंबर तक चलता है ना। पेरिस में भी इसके बैठक हो चुके हैं कई बार। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि केवल जो है न्यूयॉर्क में ही इसका बैठक होगा, दूसरे शहरों में भी हो सकता है। अगर किसी आपातकालीन बैठक की आवश्यकता हो तो 15 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक होगी। प्रथम अधिवेशन के सभापति कौन थे? तो ये थे बेल्जियम के श्री पॉल हेनरी। वर्तमान में उनगा के सभापति कौन हैं? तो तुर्की के वोल्कान बोजकीर हैं। ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कौन है अभी सभापति? तो तुर्की के वोल्कान बोजकीर, इंपॉर्टेंट है। चलिए सुरक्षा परिषद के बारे में जानते हैं। जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है सबसे शक्तिशाली अंग होता है। पहले तो इसके 11 मेंबर होते थे, लेकिन 1965 में एक संशोधन के द्वारा इसके 15 मेंबर कर दिए गए। हालांकि स्थायी सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। भारत हमेशा डिमांड करता रहा है कि उसे परमानेंट मेंबर बनाया जाए, लेकिन ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया है। 15 में से 10 अस्थायी और 5 अस्थायी होते हैं, और 10 अस्थायी जो होते हैं वे प्रत्येक 2-2 वर्ष के लिए रोटेटिंग सिस्टम से चुने जाते हैं। ठीक है। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूएसए। और 10 अस्थायी सदस्यों में से किस तरीके से बंटवारा रहता है उसको समझ लीजिए। अफ्रीका और एशिया से 5, लैटिन अमेरिका यानी कि मिडिल अमेरिका और दक्षिण अमेरिका मिलाकर 2, पश्चिम यूरोप 2, पूर्वी यूरोप 1। प्रत्येक सदस्य को 1 वोट देने का अधिकार होता है, और किसी मामले में निर्णय हेतु 15 में से 9 सदस्यों की सहमति जरूरी होगी। ये जो 1 वोट और 15 में से 9 है, ये आपका सुरक्षा परिषद के लिए है। क्लियर? लेकिन ये जो 9 मेंबर्स होंगे उसमें ये ध्यान रखना होगा कि 5 मेंबर्स जो होंगे वो परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर उनमें से कोई एक मेंबर भी, यानी कि चीन हो या फिर आपका अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, इनमें से किसी ने भी एक विरोध में मत दिया तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। तो 9 सिर्फ गिन लेने से नहीं होगा, 9 में से 5 परमानेंट मेंबर का जरूरी है, बाकी जो है टेम्पोररी मेंबर्स दे सकते हैं। यूएनओ के सचिवालय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सचिवालय का प्रमुख एक महासचिव होता है। सेक्रेटरीट होता है ना झारखंड सरकार का, केंद्र सरकार का, तो उसी तरीके से यूएनओ का भी सेक्रेटरीट है न्यूयॉर्क में। इस सचिवालय के कुल 8 डिपार्टमेंट्स हैं। यूएनओ को अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक यूएन स्टाफ कॉलेज की भी स्थापना की गई है, लेकिन यूएन स्टाफ कॉलेज न्यूयॉर्क में नहीं है, यह ट्यूरिन में है, ये इटली में है। ठीक है। प्रथम महासचिव जो थे इसके ट्रिगवेली थे, जो नॉर्वे से संबंध रखते हैं। प्रश्न आया करता है। अब वर्तमान महासचिव जो हैं ये 10वें नंबर के हैं, ये एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये भी तुर्की के हैं। स्वीडन के डॉग हैमरशोल्ड 1953-61 तक रहे थे महासचिव सचिवालय के, यूएनओ सचिवालय के। उनका जो है जाम्बिया में हवाई दुर्घटना में मौत हो गया था, जब कांगो संकट के दौरान वहाँ के यात्रा पर गए थे। एकमात्र यही महासचिव हैं जिनकी हवाई दुर्घटना में या बीच में कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। 2001 में शांति का नोबेल जो है कोफी अन्नान को मिला है। ये घाना के थे, ये भी महासचिव रहे हैं, कोफी अन्नान भी। चलिए अब आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में जानते हैं। इसको शॉर्ट में इकोसोक कहते हैं।
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूएनओ चार्टर के धारा 61 में इकोसोक के गठन का प्रावधान किया गया है। 1973 से उसके कुल सदस्यों की संख्या 54 हो गई है। 1973 में 54 थी, अभी तक 54 है, और 18 सदस्य प्रति 3 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, अपना देश का राज्यसभा को याद कीजिए, वहाँ भी 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। प्रति 3 वर्ष में 18 सदस्य चुने जाते हैं। इकोसोक की बैठक वर्ष में 2 बार होते हैं। अप्रैल में न्यूयॉर्क में होते हैं और जुलाई में जेनेवा में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जो 54 सदस्य होते हैं इकोसोक के, ये भी बंटवारा है अलग अलग महादेशों में। जैसे एशिया के 14 सदस्य होने चाहिए, लैटिन अमेरिका से 10, अफ्रीका से 11, पश्चिम यूरोप और उत्तर अमेरिका मिलाकर 13, और पूर्वी यूरोप का जो है 6 है। मैंने अलग से आपका पूर्वी यूरोप का दिया गया है, इस तरीके से उन लोग का थोड़ा ज़्यादा प्रतिनिधित्व है यूरोप अमेरिका का। इसके अधीन 5 क्षेत्रीय आयोग भी हैं, जैसे यूरोपीय आर्थिक आयोग 1947 में बना था, एशिया और प्रशांत आयोग 1947 में बना, लैटिन अमेरिका आयोग 1948 में बना, अफ्रीकी आयोग 1958 में बना, और पश्चिम एशिया के लिए आर्थिक आयोग 1973 में बना। अब जो है न्यायशीता परिषद पर हम लोग बात करते हैं। न्यायशीता परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसके कुल 14 मेंबर्स होते हैं। विवादित राज्यों का उत्तरदायित्व यूएनओ के द्वारा दिया जाता है। जैसे ब्रिटेन को दिया गया था फिलिस्तीन का उत्तरदायित्व, और आज तक जो है पश्चिम एशिया का मामला सॉल्व नहीं हो पाया है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर हम लोग बात करते हैं। इसका मुख्यालय जो है द हेग में है। कुल इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, और एक देश से अधिकतम 2 न्यायाधीश को लिया जा सकता है। और न्यायाधीशों की योग्यता जो होनी चाहिए, अपने देश में सर्वोच्च न्यायिक पदों पर वो बैठे हुए हों, पदस्थापित हों, अथवा वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अच्छे खासे जानकार हों। अगर न्यायाधीश नहीं भी हैं तो भी लिया जा सकता है, अगर वे जानकार हैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के। इनका जो कार्यकाल होता है 9 वर्षों के लिए होता है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 1/3 न्यायाधीश जो हैं अवकाश प्राप्त कर जाते हैं। कुलभूषण जाधव की फांसी को रोकने में सहायक बना था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। जानते हैं आपकी पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव जो हैं फंसे हुए हैं, और उन्हें फांसी की सज़ा वहाँ की कोर्ट के द्वारा सुना दी गई है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हस्तक्षेप के कारण पाकिस्तान फांसी नहीं दे पा रहा है। चलिए अब संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अभिकरणों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। इसकी स्थापना 25 जून 1919 को जेनेवा में हुई थी। इसका जो सिद्धांत है वो इम्पोर्टेंट है। श्रम कोई वस्तु नहीं है, दरिद्रता समृद्धि के लिए खतरनाक है, और दरिद्रता के विरुद्ध सभी को जंग करनी होगी, क्योंकि दरिद्रता फैला तो किसी एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे विश्व में फैल सकता है। इसके टोटल मेंबर जो हैं 187 हैं, और इसके जो हेड हैं वो गाय राइडर हैं। क्लियर, गाय राइडर। और ILO का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। दूसरा नंबर आइए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ठीक है, कृषि और खाद्य संगठन जो कहा जाता है। 16 अक्टूबर 1945 को रोम को स्थापना हुआ, और इसका मुख्यालय जो है रोम में है। इसके कुल जो है 197 मेंबर हैं। और अगला जो है यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 की हुई है। हेडक्वार्टर जो है पेरिस से, और इसके मेंबर्स जो हैं टोटल 193 हैं, और इसके हेड जो हैं एड्री एजाले हैं, एड्री एजाले। चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का हम लोग बात कर लेते हैं, WHO के रूप में जिसे जानते हैं। इसका 7 अप्रैल 1948 को गठन हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है, और इसके हेड जो हैं टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। ठीक है, इनका नाम जो घेब्रेयेसस, अधनोम घेब्रेयेसस का नाम जो है बहुत चर्चित रहा कोरोना काल में। अक्सर वे प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र करते आते थे, और इन पर चीन का समर्थन करने का भी आरोप लगा। 5वां नंबर, विश्व बैंक और IMF। इन दोनों संस्थाओं की स्थापना ब्रेटन वुड्स में हुई। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। और इस कारण इन दोनों वित्तीय संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानें भी कहते हैं। विश्व बैंक को IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। IBRD भी सेम है, विश्व बैंक ही है ना। इसके मेंबर्स 189 हैं, और हेड वर्तमान में है डेविड मालपास। IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना जो 1956 में हुई, यूएनओ का अभिकरण बना यह 1957 में, 1 साल बाद। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC है,
और मेंबर्स 185 हैं। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुई है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन में ही है। मेंबर्स 173 है। इसे सॉफ्ट लोन देता है, उदार लोन की खिड़की भी बोलते हैं IDA को, ठीक है। ये 0% ब्याज पर भी ऋण देता है देशों को, अलग अलग जो पिछड़े और गरीब देश हैं। IMF, इसके हेड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं और 27 दिसंबर 1945 को इसका गठन हुआ। हेडक्वार्टर वाशिंगटन है। मेंबर्स 189 हैं और उद्देश्य जो है भुगतान असंतुलन की अवधि और मात्रा कम करना। जो निर्यात और आयात में अगर किसी का आयात बहुत बढ़ गया कोई देश का और निर्यात बहुत घट गया तो भुगतान असंतुलन का शिकार हो जाता है और उसकी अर्थव्यवस्था जो है कोलैप्स हो सकती है, ध्वस्त हो सकती है। इससे देशों को हेल्प करता है IMF। बातें हैं ICAO के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका स्थापना 4 अप्रैल 1947 को हुआ है और हेडक्वार्टर जो है मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में है, ठीक है। मेंबर्स 185 हैं। हवाई यात्रा वगैरह से ये इसका संबंध है। UPU यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन, स्थापना 1875, हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में। मेंबर्स इसके जो है 192 हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, स्थापना 1865 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। मेंबर्स 193 हैं। जितने भी मेंबर्स वगैरह मैं दे रहा हूँ पूरी तरह से अपडेटेड हैं, वर्तमान के अनुसार हैं, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आइए WMO के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, स्थापना 1878, मेंबर्स हैं 194। 13 नंबर आइए IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर लंदन में है। मेंबर्स और हेड जानने की सबकी जरूरत नहीं है। विश्व सामुद्रिक विश्वविद्यालय की स्थापना स्वीडन के माल्मो में की गई है 1983 में, ठीक है, सामुद्रिक विश्वविद्यालय। 14वां नंबर जो है IFAD IFAD अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में। मेंबर्स जो है 177, स्थापना 1977 में हुआ है और इसके हेड जो हैं गिलबर्ट हैंगबो हैं। अगला ये WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। मेंबर्स 191 हैं। स्थापना 1967 में हुई और 1974 में यह UNO का अभिकरण बना और WIPO के जो हेड हैं डैरेन टैंग हैं। अब आइए UNIDO 17 नंबर, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। UNIDO का गठन जो हुआ 1966 में हुआ और UNO का अगर अभिकरण पूछा जाए तो 1985 में बना। इसके सदस्य 170 हैं। हेडक्वार्टर जो है वियना और ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। हेड इसके जो हैं जनरल ली योंग हैं UNIDO के। उसके बाद है ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित कुछ अन्य संगठन और कार्यक्रम। 1 नंबर में आई UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1965 में हुई। इसके मेंबर 177 हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। क्लियर। और ये है 2 नंबर अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड का फुल फॉर्म भी आया करता है। इसकी स्थापना 1964 में हुई है और हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है। इसके टोटल मेंबर 195 हैं। 2004 में दिल्ली में अंकटाड का सम्मेलन हो चुका है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। अगला ये UNFPA यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, ठीक है, जनसंख्या से संबंधित डाटाज को कलेक्ट करके जारी करता है पूरे वर्ल्ड के लिए। स्थापना जो इसकी हुई 1969, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, मेंबर्स जो इसके हैं 130। और 4था नंबर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, स्थापना 1963 में हुई। हेडक्वार्टर जो है रोम है। 5वां नंबर है UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के लिए हाई कमिश्नर है UNHCR, स्थापना 1948 में हुई। हेडक्वार्टर इसका भी जेनेवा है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आया करता है। स्थापना 1946 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ठीक है। यूनेस्को का पेरिस में है और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। ये दोनों का हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यूनिसेफ के जो टोटल मेंबर्स हैं वो 36 हैं और इसके हेड जो हैं हेनरिटा H. फोरे हैं। 7वें नंबर में आ जाइए इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ITC, विश्व व्यापार संगठन जिसे आप WTO के रूप में जानते हैं, कि तकनीकी संस्था के रूप में यह कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है। उसके बाद आइए यूनेप यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1972 स्टॉकहोम में हुई थी।
हेडक्वार्टर इसका नैरोबी में है। टोटल मेंबर जो है 58 है और इसका हेड जो है इंगेर एंडरसन है, इंगेर एंडरसन। अब चलिए अगले ODCCP के बारे में जानते हैं, ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन। इसकी स्थापना जो हुई 1 नवंबर 1997 को हुई है। इतना ही याद रखिए इसके संदर्भ में, और ज़्यादा जरूरत नहीं। इसमें नंबर में है यूनिक्राई, यूनाइटेड नेशंस इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि क्राइम और संबंधित न्याय के संदर्भ में यह रिसर्च करता है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है रोम है। यूनिटार, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इसकी स्थापना 1965 में हुई। हेडक्वार्टर जो है इसका जेनेवा में है। और 12वां नंबर देखिए, OHCHR, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। इसकी स्थापना जो 1993 में हुई है। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। 13वां नंबर है UNRWA, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। ठीक है, यानी कि फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए यह बना है UNRWA। कब बना था? 1949 में बना था, जब इजराइल का गठन हुआ था 14 मई 1948 को। उसके बाद बना था क्योंकि अनेक फिलिस्तीनी उस समय शरणार्थी हो चुके थे। और इसका हेड क्वार्टर भी बनाया गया फिलिस्तीनी बहुल गाजा सिटी में, जो अभी भी फिलिस्तीन में है, जहाँ पर लड़ाई हो रही है, अटैक हो रहे हैं। अगला UNV, यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर्स। इसकी स्टार्टिंग हुई है 1970 में। इसका हेड क्वार्टर है बोन। ये UNO के द्वारा चलाए जा रहे अलग अलग कार्यक्रमों और मानवाधिकारों से संबंधित कार्यक्रमों में कोई भी व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है इस संस्था के माध्यम से, यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर्स के माध्यम से। 15वां नंबर है इंटरनेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन। इसका जो शॉर्ट में है INSTRAW, स्थापना इसका 1975 में हुआ है। अगला जो है 16 नंबर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन, UNDFW। ठीक है, स्थापना जो इसका हुआ है 1976 में। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। 17वां नंबर आइए, यूनाइटेड नेशंस सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, UNCHS, इसको हैबिटाट भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1978 में हुई और हेडक्वार्टर इसका नैरोबी में है। देखिए यूनेप का भी हेडक्वार्टर नैरोबी में था। इसके कुल मेंबर्स 58 हैं। इसका वर्क जो है मानव आवास संबंधित कार्यों में सहायता प्रदान करना। 18 नंबर आइए, यूनाइटेड नेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट, UNRISD। देखिए इस संगठन की स्थापना जो हुई 1963 में हुई और इसका स्थान जो है कहाँ पर अवस्थित है? ये जेनेवा में है। 19 नंबर आइए, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, स्थापना 1973 में हुआ और मेंबर इसका 26 है। इसका हेडक्वार्टर जो है यूनाइटेड ने UNU शॉर्ट में बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो में। यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट, यानी कि निरस्त्रीकरण रिसर्च, UNIDIR, इसकी स्थापना 1980 में हुई और इसका भी हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है। 20वां नंबर आइए, UNPA, यूनाइटेड नेशन पीस आर्मी, शांति सेना के रूप में जिसे आप जानते हैं। 1956 तक यह UN आपात सेना के नाम से जानी जाती थी। इसमें सर्वाधिक खर्च जो दिया जाता है इसके कोष हेतु, इसके खर्च हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। 1988 में UNPA को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 22 नंबर आई, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, आपको पता ही है। 2002 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ जोहान्सबर्ग में हुआ 10 वर्षों के बाद। और इसका डिटेल अगर देखना है तो पर्यावरण का क्लास मैंने जो लिया था वहाँ पर उस वीडियो को आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ। 23वां नंबर जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW। इसकी स्थापना जो है 1997 में हुई और इसका संगठन का प्रथम अध्यक्ष जो था भारत था। ठीक है, केमिकल वेपन्स को रोकने के लिए संगठन था। ये तो थे UNO से संबंधित संगठन। ठीक है, अब आइए विश्व के अन्य कुछ प्रमुख संगठनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। 1 नंबर है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए 1947 में GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका फुल फॉर्म है, की स्थापना हुई थी 1947 में। इसमें जो एक वार्ता करने के लिए इसको स्थापना किया गया था GATT को, कि व्यापार को किस तरीके से सुगम बनाया जाए पूरे वर्ल्ड में। और कुल 8 दौर की वार्ता हुई। सबसे अंतिम दौर की वार्ता इसमें से जो हुई 1986 से 1993 के दौरान हुई, इसे कहा गया उरुग्वे दौर की वार्ता, क्योंकि यह उरुग्वे में चला था।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात जहाँ तक है तो इसी उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद डब्ल्यूटीओ की स्थापना डंकल प्रस्तावों के बाद हुई थी 1 जनवरी 1995 को। डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ कहाँ हुए हैं उसको आपको याद रख लेना है, और उसका डिटेल जो है जब जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के क्लासेस लूँगा तो IMF, WB और WTO वहाँ सिलेबस में आपके हैं तो उसके डिटेल वहाँ पर मैं बताऊँगा। 1 नंबर 1996 सिंगापुर, 1998 जेनेवा, 1999 सिएटल, 2001 दोहा कतर की राजधानी है, सिएटल USA में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, 2003 कानकुन मैक्सिको में है, 2005 हांगकांग चाइना में है, 2009 जेनेवा स्विट्जरलैंड में, 2011 जेनेवा, 2013 बाली ये जो है इंडोनेशिया में है, 2015 नैरोबी एक केन्या की राजधानी है, 2017 वेनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, और 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 में फिर से आयोजित होने वाला है जेनेवा में। क्लियर? चूँकि मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो होते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए इसका मैंने सूत्र बना दिया है, सोजा सिदो कहाँ जाने वाली नवाजी। कहाँ जाने वाली है नवाजी? फिर से ध्यान से सुनिए, सोजा सिदो कहाँ जाने वाली है नवाजी। ठीक है, सी से सिएटल हो गया, 2 से दोहा हो गया, ज से जेनेवा हो गया, जाने और जाने दोनों से जेनेवा हो गया, वाली से बाली हो गया। ठीक है, उसके अलावा नवाजी में नैरोबी, ब्यूनस आयर्स, ठीक है, और जफर फिर जेनेवा हो गया। हेडक्वार्टर भी इसका जेनेवा है डब्ल्यूटीओ का, और इसका सदस्य का टोटल संख्या 164 है, और अध्यक्ष इंपॉर्टेंट होता है, ये आया करता है इंगोजी अंकोजे इवेला है, नाइजीरिया के हैं ये। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसकी स्थापना 2003 में द हेग में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की भी स्थापना द हेग में हुई है, नीदरलैंड में। तीसरा नंबर जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कंसल्टेटिव का यहाँ पर अर्थ होगा सलाहकार, इसका शॉर्ट फॉर्म है इम्को। इसकी स्थापना जो हुई है 1958 में हुई है, और हेडक्वार्टर जो इसका है लंदन में है। चौथा नंबर आई इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट कैंसर, इसकी स्थापना 1933 में हुई है, और इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है, कैंसर के विरुद्ध। पाँचवा नंबर है अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU, स्थापना 1889 में हुई, 1889, हेडक्वार्टर जेनेवा। 6 नंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, इसकी स्थापना 1894 में पीरे दे कुबरतीन फ्रांस के द्वारा हुई थी, हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और डिटेल अगर देखना है तो आप खेल वाला जो वीडियो जेपीएससी पेपर 1 के लिए प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पर मिल जाएगा। 7वां नंबर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के रूप में जिसे आप जानते हैं शॉर्ट में, स्थापना 1957 में हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। 8वां नंबर इंटरपोल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेडक्वार्टर इसका लियोन फ्रांस में है। इसकी स्थापना जो हुई है 1914 में हुई है, और 1996 में इसे UNO में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। इंटरपोल को पर्यवेक्षक का दर्जा कब? 1996 में। इंटरपोल के द्वारा 8 तरह के नोटिस कुल जारी किए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये नंबर रेड नोटिस, वांछित लोग यानी वांछित का अर्थ है जिसे खोजा जा रहा है कि लोगों के लोकेशन और गिरफ्तारी हेतु। बी नंबर ब्लू नोटिस, किसी अपराध में शामिल किसी व्यक्ति की पहचान हेतु। ग्रीन नोटिस, किसी व्यक्ति के क्रिमिनल एक्टिविटी को लेकर चेतावनी जारी करना कि कुछ कर सकता है। इसके बाद है येलो नोटिस, लापता लोगों के बारे में पता लगाने हेतु। ब्लैक नोटिस, अज्ञात लोगों के शवों के बारे में जानकारी लेने हेतु ब्लैक नोटिस। क्लियर? ऑरेंज नोटिस F नंबर में है, किसी व्यक्ति या घटना से लोगों की सुरक्षा पर अगर गंभीर संकट है तो उसको उस संदर्भ में चेतावनी के लिए जारी किया जाता है इंटरपोल के द्वारा ऑरेंज नोटिस। इसका फुल फॉर्म देखिए होता है इंटरनेशनल पुलिस, इसलिए इसे नोटिस जारी करने का अधिकार है। जी नंबर पर्पल नोटिस, पर्पल नोटिस जो होता है क्रिमिनल्स के द्वारा अपनाए जाने वाले अलग अलग तरीकों की जानकारी देने हेतु कौन सा नोटिस दिया जाता है? पर्पल नोटिस। इसके अलावा जो व्यक्ति UNSC के टारगेट पर होते हैं उनके लिए इंटरपोल के द्वारा भी जारी किया जाता है, ठीक है, एक नोटिस, उसको कहा जाता है UNSC नोटिस। क्लियर? 9वां नंबर देखिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, इसकी स्थापना 11 सितंबर 1961 को हुई है, और इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के ग्लांड में है। इसका संबंध प्रकृति की सुरक्षा से है। 9वां नंबर आई रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति, इंटरनेशनल कमेटी
द रेड क्रॉस, ICRC शॉर्ट में बोलते हैं इसको। इसका जो स्थापना हुआ है 1863 में हुआ है J.A. ड्यूनांट के द्वारा। अक्सर आ जाया करता है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे जो है नोबेल प्राइज और अन्य प्राइज मिले हैं 1917, 1944 और 1963। 3 बार जो है शांति का नोबेल मिल चुका है। जबकि 2004 में भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार भी रेड क्रॉस को दिया गया है। इसके हेड अभी है पीटर माउरर। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन क्रॉस, रेड क्रॉस तो हो गया आदमी के लिए, ग्रीन क्रॉस नेचर के लिए। इंटरनेशनल ग्रीन क्रॉस IGC की स्थापना 1993 में हुई, हेडक्वार्टर क्योटो में है। और यह संस्था जो 1992 में अर्थ समिट हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन जो कहा जाता है 1992 में, उसी के बाद इसकी स्थापना टोक्यो में हुई थी। चलिए 12 नंबर आते हैं, अत्यंत शक्तिशाली संगठन नाटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ है। मेंबर्स इसके 30 हैं। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी में। इसके सचिव जो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं महासचिव। 13 नंबर आइए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD। देखिए ये धनी देशों का संगठन कहा जाता है। देखिए इसकी स्थापना जो है OEEC के रूप में 1948 में ही हो गई थी, लेकिन OECD के रूप में यह 1961 में अस्तित्व में आया। इसका फुल फॉर्म जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यह विकासशील और पिछड़े देशों को हेल्प किया करता है। क्वेश्चन नंबर 14, यूरोपियन यूनियन EU। इसकी स्थापना 1957 में 1957 में रोम की संधि के बाद हुई थी। और मेंबर्स जो इसके हैं 27 हैं, पहले 28 थे। इसके हेड जो हैं अगर देखा जाए तो 2 प्रमुख इसके जो अंग हैं, यूरोपियन परिषद और यूरोपियन आयोग, दोनों के हेड अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। यूरोपियन परिषद चार्ल्स माइकल और यूरोपियन आयोग के उर्सुला वॉन डर लायन। चलिए इफ्टा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसको जो है 3 मई 1960 को स्टार्ट किया गया। इसका हेडक्वार्टर इफ्टा का जो है जेनेवा में है। तो यूरोपियन जो यूनियन है वो फ्री ट्रेड के लिए इसका स्थापना किया है। अगला जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, पूरे यूरोप के लिए एक स्पेस एजेंसी की भी स्थापना हुई है 1975 में, और इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। अब आइए 17वां नंबर संगठन CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इसकी स्थापना 14 मई 1955 को हुई थी। 1992 के बाद यह संगठन बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। चलिए 18 नंबर आइए, वार्सा पैक्ट। इसकी स्थापना 1995 में हुई। यह भी बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं भी। रूस के नेतृत्व में साम्यवादी जो आपका देशों का संगठन था, एक तरह से सैन्य समझौता था यह। 19 नंबर यूरेटेम, ठीक है। यूरेटम जो है आपका स्थापना हुआ 1957 में। इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स में है। एटॉमिक एनर्जी के लिए स्पेशली कार्य करता है यूरोप में। चलिए 20 नंबर देखते हैं, G7 ग्रुप 7। गठन इसका जो हुआ है नवंबर 1975 में। प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक जो है इस वर्ष ब्रिटेन में आयोजित होने वाली है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि उन्होंने कोरोना संकट को देखते हुए अस्वीकार कर दिया गया है। इसके सदस्य देश हैं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान। रूस कुछ समय के लिए सदस्य रहा था, लेकिन फिर उसे हटा दिया गया। 21 नंबर आइए, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा। इस शुरू हुआ 1992 में। इसके सदस्य जो हैं अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, यानी कि उत्तर अमेरिका के जो तीनों देश हैं वो इसके सदस्य हैं। और जापान से आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए नाफ्टा का गठन किया गया था अमेरिका के नेतृत्व में। अब आइए सीटो, शीत युद्ध कालीन यह संगठन था, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये अमेरिका के नेतृत्व में गठन किया गया था अमेरिका के द्वारा साउथ ईस्ट एशिया पर अपनी पकड़ को मजबूत रखने के लिए और साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए। इसका गठन 1954 में हुआ और हेडक्वार्टर इसका बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी है। 23 नंबर आइए, एसेम, एशिया यूरोप मीटिंग। मेंबर्स जो इसके हैं यूरोपियन यूनियन के सभी मेंबर्स, आसियान के 10 मेंबर्स, यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर्स, पहले 28 थे, ब्रिटेन अब हट गया है। उसके अलावा जापान, चीन और दक्षिण कोरिया, यही है एसेम। अब आइए OAS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। इसकी स्थापना 1948 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स का।
इसके अलावा चलिए 25 नंबर देखते हैं, ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ग्रुप BSEC। इसकी स्थापना 1992 में हुई और इसका हेडक्वार्टर तुर्की के इस्तांबुल में है। 26 नंबर, कोलंबो प्लान, कोलंबो योजना, इसका स्थापना 1950 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर जो है श्रीलंका में है। 27 नंबर, चर्चों की विश्व परिषद, इसकी स्थापना 1948 में हुई, WCC शॉर्ट में, मुख्यालय जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 28, बाल्टिक सागर राज्य परिषद CBSS, ठीक है, यानी कि काउंसिल ऑफ बाल्टिक सी स्टेट्स, इसकी स्थापना 1992 में हुई है और इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है। स्टॉकहोम पता ही है, स्वीडन का राजधानी है। 29 नंबर आई, इस्लामिक सम्मेलन संगठन OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इसके कुल सदस्य जो है 57 है। इसका हेडक्वार्टर जो है जेद्दाह, सऊदी अरब का एक शहर है, वहाँ है। 30 नंबर आइए, गल्फ सहयोग परिषद, इसकी स्थापना जो है 25 मई 1981 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है रियाद में है, जो सऊदी अरब का ही शहर है। 31 नंबर आइए, अरब लीग, इसकी स्थापना 1945 में हुई है, ठीक है, और अरब लीग संगठन का मुख्यालय जो है कायरो में है, काहिरा में है, मिस्र का राजधानी जो है। 32 नंबर आइए, देखिए दो संगठन है तेल निर्यातक देशों का, एक OPEC है जो अरब देशों का केवल तेल निर्यातकों का संगठन है, OPEC जो है पूरे विश्व का है, OPEC थोड़ा आगे आएगा। OPEC जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, गठन 1968 में, इसका हेडक्वार्टर जो है कुवैत है। 33 नंबर आई, अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1963 में हुई, इसके हेडक्वार्टर जो है अदिस अबाबा इथोपिया में है और इसके मेंबर जो हैं 55 हैं और इसके हेड जो हैं फेलिक्स थिसेकेडी हैं। 34 नंबर, मर्कोसूर, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1955 को हुई है और इसके मेंबर्स जो हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे हैं। ये एक आर्थिक संगठन है आर्थिक सहयोग के लिए। हेडक्वार्टर जो इसका मोंटेविडियो, जो उरुग्वे का राजधानी है। सोच रहे होंगे कि ये मर्कोसूर नाम क्यों पड़ा, तो देखिए मर्कोसूर जो है एक स्पेनिश वर्ड है जिसका हिंदी में अगर समझिए तो क्या होता है, दक्षिण शंकु का कॉमन मार्केट। दक्षिण शंकु मीन्स साउथ अमेरिका, जो आप देखिएगा उसका नक्शा तो शंकुनुमा आकृति है, कोन की तरह है। तो दक्षिण शंकु यानी कि शंकु का दक्षिण में जो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे प्रमुख देश हैं, उनका एक कॉमन मार्केट है, इसलिए इसका नाम दिया गया मर्कोसूर। स्पेनिश वर्ड है, याद रखिएगा। 35 नंबर आइए, नार्डिक परिषद। नार्डिक का अर्थ होता है उत्तरी परिषद, उत्तरी ध्रुव के देश, नॉर्थ पोल के आसपास जो देश हैं। इसकी स्थापना 1952 में हुई। इसके सदस्य जो हैं डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन है, सारे जो हैं नॉर्थ पोल के समीप। ये क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ 1931 में स्थापित हुआ है यह। इसके सदस्य जो हैं टोटल 54 है, भारत भी इसका सदस्य है, ओके। और इसके हेड जो होते हैं, जो भी ब्रिटेन के राजा या रानी होते हैं वही हेड होते हैं, पदेन, यानी कि एक्स ऑफिशियो। ये 37 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो, ये तीनों थे जिनके प्रयास से गुट निरपेक्ष आंदोलन चला था। यानी कि शीत युद्ध के काल में, जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होंगे जानते होंगे, पूरा विश्व जो है साम्यवाद और पूंजीवाद के छत्र छाया में बट चुका था। साम्यवाद का हेड जो था रूस था, सोवियत रूस, और पूंजीवाद का अमेरिका। हमेशा लगता था कि युद्ध हो जाएगा। उसी स्थिति में जेल नेहरू, नासिर और मार्शल टिटो ने एक नया रास्ता दिया, वह था गुट निरपेक्ष, जो कि नव स्वतंत्र देश थे जिन्हें किसी गुट में नहीं रहना था। दोनों गुट के जो विकसित देश थे उनसे हेल्प लेना था, इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। और इसका जो कुल मेंबर्स हैं 125 हैं और स्थापना जो इसका हुआ 1961 में। इसके महासचिव जो हैं इल्हम अलीएव हैं। इस संगठन का मुख्यालय अगर बात किया जाए तो यह जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। चलिए ओपेक के बारे में तो आप पढ़ ही चुके थे, अब ओपेक के बारे में जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना 1960 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वियना, ऑस्ट्रिया में है। 39 नंबर आ जाइए, चाड बेसिन झील आयोग। इसकी स्थापना जो 1964 में हुई और हेडक्वार्टर चाड में ही है। ये अफ्रीकन कंट्री है, चाड झील भी एक है, उसी के आसपास के कंट्रीज देशों का यह एक संगठन आयोग है। 40 नंबर आ जाइए, सार्क।
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन सहयोग के लिए, क्षेत्रीय सहयोग के लिए इसका बनाया गया है साउथ एशिया के देशों के द्वारा। इसकी स्थापना जो हुई है 1985 में हुई है और हेडक्वार्टर जो है काठमांडू में है। इसके टोटल जो मेंबर्स हैं 8 हैं, सबसे अंत में जो है अफगानिस्तान बना है। 1985 में 7 सदस्य थे और 2005 में अफगानिस्तान जो है 8वां सदस्य बना है। ठीक है, और आपसी व्यापार को अच्छी तरह से करने के लिए, सुगम बनाने के लिए 2000 साफ्टा को लाया गया, जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद आइए 41, ये भी इंपॉर्टेंट है, IORARC बोलते हैं इसको शॉर्ट में, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंद महासागर के तटों पर जितने भी देश हैं उनके आपसी सहयोग के लिए, चाहे स्मगलिंग हो, स्मगलिंग को रोकने के लिए या फिर आर्थिक क्षेत्र में सहयोग के लिए IORARC का गठन जो है 1997 में किया गया था। आइए 42 नंबर देखते हैं, संघाई 6 या संघाई सहयोग संगठन। पहले इसका नाम था संघाई 6, बाद में आ गया संघाई सहयोग संगठन जब सदस्य बढ़ने लगे। 1996 में संघाई सहयोग संगठन के रूप में गठित हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसके मेंबर जो हैं भारत और पाकिस्तान भी हैं, जिन्हें 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्टाना सम्मेलन के दौरान फुल मेंबर बनाया गया, 9 जून 2017 को। अन्य मेंबर जो हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये जो आपके हैं टोटल 8 मेंबर्स हैं। इसे आप लोग मैप में ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके महासचिव जो हैं बाल्मीर नोरोव हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि भारत पाकिस्तान कब सदस्य बना, तो यह 9 जून 2017 को बना। आइए बी मिस्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ठीक है, इसका पहले जो नाम था बिमटेक था, फिर कुछ और सदस्य जुड़े तो बिम स्टेक हो गया, लेकिन बाद में इसका जो है फुल फॉर्म का नेचर जो था उसको बदल दिया गया, फुल फॉर्म को ही बदल दिया गया साइंटिफिक, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन के लिए। यह सार्क और आसियान देशों के बीच एक कड़ी के रूप में वर्क करता है, क्योंकि सार्क और आसियान के कुछ प्रमुख देश इसके सदस्य हैं, जैसे बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इस सार्क के सदस्य हैं 5, और थाईलैंड, म्यांमार जो हैं आसियान के सदस्य हैं। तो कुल मेंबर जो हैं 7 हुए। क्लियर, चलिए अगले संगठन पर। ये है 44, एशियाई विकास बैंक, ADB शॉर्ट के रूप में आप जानते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके कुल 68 मेंबर्स हैं, कुछ गैर एशियाई देश भी इसके मेंबर हैं। इनकी संख्या जो है 19 है, यानी कि 49 जो है एशियाई मेंबर हैं और 19 गैर एशियाई मेंबर हैं। और अगर शेयर का देखा जाए इस बैंक में तो USA और जापान के बराबर शेयर हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार इसके हेड जो बनते हैं एक जापानीज ही बनते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं मासातसुको असाकावा हैं। चलिए अब आइए अपेक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है अपेक का, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, स्थापना जो हुआ 1989 में हुआ है और इसके सदस्य जो हैं 21 हैं। इतना ही याद रखिएगा, इतना से ही एग्जाम में इससे आएगा। 46 जो है आसियान, महासचिव जो इसके हैं लिम जैक होई हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1947 को हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य जो थे इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है, लिमजोक हई जो हैं इसके महासचिव हैं। संस्थापक 5 सदस्यों के अलावा बाद में 5 और सदस्य शामिल हुए। 1984 में ब्रुनेई, 1995 में वियतनाम और लाओस, 1997 में म्यांमार, 1999 में कंबोडिया। ये आया करता है किस वर्ष कौन सा देश आसियान में शामिल हुआ, इसलिए इसे याद कर जाइएगा। कुल सदस्य जो हैं कुल 10 हैं। मैप में ज़रूर देख लीजिएगा इसको, समय आएगा तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भारत को पूर्ण वार्ताकार का दर्जा प्राप्त हुआ है और इसका हेडक्वार्टर भी जकार्ता है। एक नैम का भी जकार्ता आया था। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। अब आइए 47 नंबर में इब्सा, इसकी स्थापना 2003 में हुई। और ये जो इब्सा में कौन कौन मेंबर्स हैं, तो I फॉर इंडिया, P फॉर ब्राज़ील, S फॉर साउथ अफ्रीका, 3 मेंबर हैं। 48 में आइए ACU है ना, एशियाई क्लियरिंग यूनियन। इसकी स्थापना जो हुई है 1975 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है तेहरान में है। एशियाई क्लियरिंग यूनियन का मुख्य उद्देश्य था सदस्य देशों के बीच मौद्रिक लेन देन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना। 49 नंबर आइए ब्रिक्स। देखिए इसका जो
फुल फॉर्म है B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। इसे 5 कंट्रीज भी बोलते हैं क्योंकि इन 5 देशों की मुद्रा भी जो है R से है। जैसे भारत का रुपया, ब्राज़ील का रियल, रूस का रूबल, चीन का रेगमिनबी और दक्षिण अफ्रीका का रैंड, इसलिए R5 भी बोलते हैं। इसकी स्थापना जो हुई 2009 में हुई। इसमें अफ्रीका जो शामिल हुआ, दक्षिण अफ्रीका, वो 2010 में शामिल हुआ। अगर ब्रिक्स के आप कंट्रीब्यूशन को देखें तो आबादी में, पूरे विश्व की आबादी में 42%, जीडीपी में 23% और विश्व व्यापार में 18% इसका योगदान है। और इसका हेड क्वार्टर जो है संघाई है। इसका पहला बैठक एकतेरिनबर्ग रूस में हुआ था और लास्ट बैठक 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में ही हुआ है और 2021 में भारत में होने वाला है। देखिए कोरोना के कारण हो पाता है नहीं। 50 नंबर आइए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको जो है अच्छी तरह से मैं पढ़ा चुका हूँ। ये वीडियो उपलब्ध है प्लेलिस्ट में, इंटरनेशनल रिलेशन वाले में। 2007 में जापानी पीएम शिंजो अबे के दिमाग की यह उपज थी, उसके बाद ही यह वार्ता शुरू हुई है। इसके जो सदस्य हैं अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यही 4 सदस्य हैं। और चीन जो है इसका प्रबल विरोधी है क्योंकि उसका मानना है कि चीन के विरुद्ध ही एक संगठन है। देखिए क्वाड तो इनकार करता है लेकिन चीन का तो आरोप है। उस वीडियो को आप लोग देखिए इसे डिटेल में समझने के लिए। इस प्रकार आज का जो क्लास है समाप्त होता है और विविध सेक्शन भी समाप्त होते हैं। अब जो है फिर झारखंड के भूगोल को हम लोग शुरू करेंगे और जेपीएससी पेपर 1 में क्या शुरू करना है इस संदर्भ में मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। आपका सहयोग अपेक्षित। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।